हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब यहाँ पे आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ओष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, अल्पप्राण कौन से होते हैं, घोष वर्ण कौन से होते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अल्पप्राण होते हैं पहले, तीसरे और पांचवें जो अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे ब देखेंगे, ये तीसरा अक्षर आता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ओष्ठ में यदि देखें तो केटीएम आपको ये बताया था, ये याद रखिएगा, केटीएम 2। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कावर्ग, चावर्ग, यहाँ पे आ जाएगा टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। तो यहाँ पे ओष्ठ के अंतर्गत पावर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो पा में देखेंगे आपके पा भी आएगा, भा भी आएगा, फा भी, ये चारों आएंगे। किंतु यहाँ पे ब भी आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है, अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो गंगा में यदि देखेंगे संज्ञा कौन सा प्रकार है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है गंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, जो कि शब्द के स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम का यहाँ पे बोध कराते हैं। जैसे गंगा हो गई, हिमालय, रोहन, श्याम, मोहन, ये सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक के उदाहरण होते हैं। और संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के प्रकार याद रखिएगा, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण जो होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और प्राण के साथ और कुछ उदाहरण हैं, जैसे दर्शन भी हमेशा बहुवचन होता है। और हस्ताक्षर आपके हो गए, हस्ताक्षर भी बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। आपको बताना है कौन सा संयुक्त सर्वनाम है। तो कुछ ना कुछ ये एक संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। जो उन्नत है वो क्या दर्शा रहा है, तो याद रखिएगा उन्नत यहाँ पे विशेषण को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे हम उदाहरण लें तो राम उन्नत कर रहा है। हमने कहा कि राम क्या है, उन्नत कर रहा है। तो उन्नत कर रहा है यहाँ पे क्या है, विशेषता बतला रहा है कि वो उन्नत कर रहा है, इसलिए उन्नत जो शब्द है वो एक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एन वक्त में एन यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग क्या होते हैं, वो शब्दांश जो कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें हम यहाँ पे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। तो नीलकंठ में यहाँ पे याद रखिएगा नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी यसी हो जाएंगे। तो बहुब्रीहि समास यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्विग समास क्या होते हैं, संख्यावाची, जो संख्यावाची द्विग समासा। अव्ययी भाव, जिसका प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहेंगे। कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष की प्रधानता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विज का अनेकार्थी क्या होगा। तो द्विज का आपको बताना है, द्विज का अनेकार्थी होता है दांत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। अगर विद्यार्थी क्या होंगे, तो याद रखिएगा अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, 10, 11 और 12 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं। पैराग्राफ है, ध्वनि प्रभाव संकेत रेडियो नाटक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्वनि प्रभाव संवादों के लिए आधार स्तंभ की भांति है। संवादों की भावनाओं की रसात्मकता ध्वनि संकेतों से बढ़ सकती है। संवादों में उत्साह, आनंद, दुख, व्यंग्य, लयात्मकता, उतार चढ़ाव आदि के लिए संकेत होते हैं। संवाद संकेतों की जीवंतता, सार्थकता और संदर्भ युक्तता के लिए अपेक्षित होते हैं। संवाद के अंतर्गत पात्र का हंसना, दुख प्रकट करना, रोना, दीर्घ सांस लेना और जैसे संदर्भों का संकेत देने के लिए संवाद संकेतों की जरूरत पड़ती है। वास्तव में रेडियो केवल श्रव्य माध्यम होने कारण इन ध्वनि प्रभाव संकेतों के बिना दृश्य वाली स्थापित करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए नाटक की घटना में पात्रों को किसी रेलवे स्टेशन में संवाद करते हुए पाया जाता है, तो इसके लिए रेल के आने जाने, उद्घोषणा, यात्रियों और चाय नाश्ता बेचने वालों को शोरगुल
आदि दृश्य का सृजन ध्वनि प्रभाव संकेतों से ही संभव है और इसी प्रकार के दृश्यों के लिए कई प्रकार की आवाजें यथा दरवाजा खुलने बंद होने, गाड़ियों के आने जाने, किसी के आने जाने की आहटें, बच्चों के खेलने की आवाजें आदि का सृजन इससे संभव है। आमतौर पर नाटक के दौरान उत्पादित ध्वनियाँ कुछ पूर्व रिकॉर्डेड ध्वनियाँ होती हैं। समांतर रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर होती है, अतः सभी प्रकार की ध्वनियाँ ध्वनि प्रभाव प्रत्यक्षता नाटक की रिकॉर्डिंग के दौरान ही उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, अतः पूर्व में रिकॉर्ड की गई ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। यदि इस प्रश्न का शीर्षक देखें तो क्या हो सकता है, रेडियो नाटक की रिकॉर्डिंग, रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू, संगीत संकेत, रेडियो नाटक। तो इस पैराग्राफ के अनुसार जो शीर्षक होगा वो होगा रेडियो नाटक लेखन के तकनीकी पहलू। नेक्स्ट प्रश्न है, संवाद संकेत क्यों अपेक्षित हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि संवाद संकेत क्यों अपेक्षित हैं। संवाद की जिम्ता के लिए, संवादों की सार्थकता के लिए, संवादों की संदर्भ युक्तता के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो आपने अभी पैराग्राफ में जीवंतता, सार्थकता और संदर्भ युक्तता ये सभी पढ़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज़ आदि के लिए किन संकेतों का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा इसके लिए ध्वनि प्रभाव संकेतों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंधे आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो याद रखिएगा अनियुक्त अलंकार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रुद्र समुदाय के प्रवर्तक याद रखिएगा विष्णु स्वामी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो आप सभी को ज्ञात है कि शंकर के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर के यहाँ पे रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा इस पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, जो कि 1959 ईस्वी में मिला था। तो आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 उपाध्याय के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे अर्धनारीश्वर रामधारी दिनकर की है, रेती के फूल, हमारी संस्कृत एकता, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें हैं जो आपको याद रखना है, जिसमें अर्धनारीश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेती के फूल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और संस्कृत के 4 अध्याय, इनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी थी। तो याद रखिएगा इनकी जो पहली कहानी थी वो थी बट बाबा। फणीश्वर रेणु की पहली कहानी थी बट बाबा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था वो आपको ज्ञात है कि उत्तम मॉडर्न था, ये राइट हो जाएगा। और ये किसने लिखा तो याद रखिएगा, ये किसने लिखा था, जुगल किशोर द्वारा ये लिखा गया था। अज्ञे जी को किस कृत का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा अज्ञे जी को जिस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो था कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार पे अज्ञे जी को याद रखिएगा 1978 ईस्वी। कब पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 1978 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साथ में इनकी एक और रचना थी जो आपको याद रखना है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, आंगन के पार द्वार, और इसके लिए इनको 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट रचना है 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में आपको ज्ञात है कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस याद रखिएगा 26 जनवरी को मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और मातृभाषा दिवस याद रखिएगा 21 फरवरी को मनाते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। तो कौन सी भाषा की मुख्य बोली यहाँ पे विष्णुपुरिया है। तो याद रखिएगा असमी। असमी की जो बोली है वो विष्णुपुरिया है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है।
तो दंत में कौन से आते हैं, तो जो ता वर्ग आता है वो यहाँ पे दंत में आते हैं। तो ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा और ना, ये सभी दंत होते हैं। तो यहाँ पे दंत नहीं है पूछा गया है, तो ता आपका हो जाएगा, ना भी होगा, दा भी होगा, लेकिन टा है ये आपका यहाँ पे दंत नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो घड़ी यहाँ पे बताना है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आप ज्ञात है जो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होता है वो होता है इसमें आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इस वाक्य में जनता शब्द का वचन क्या है। तो जनता शब्द का जो वचन है वो एक वचन है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, ये एक वचन है। नेक्स्ट है अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इसमें याद रखिएगा कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रणर्थक क्रिया है। तो प्रणर्थक क्रिया कौन सी होती है। तो प्रणर्थक क्रिया होती है जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा दे या प्रेरित करे, तो प्रणर्थक क्रिया होगी। जैसे गिरना, बोलना, सुनाना या कहना, तो इसमें से कौन सी प्रणर्थक क्रिया होगी, तो सुनाना। अर्थात किसी दूसरे को यहाँ पे सुनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो सुनाना क्या होगा, प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो सालों बाद उसका जो प्रवासी पति है वो क्या है, लौटा है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा प्रवासी, ये यहाँ पे एक विशेषण है। नेक्स्ट है बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो बैताल पचीसी जो है याद रखिएगा समुदायवाचक यहाँ पे विशेषण का उदाहरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बैताल पचीसी यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो थोड़ा सा दूध अर्थात संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक। 29 का डी बिल्कुल सही होगा, अनिश्चित परिणामवाचक यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा है। अब थोड़ा सा में कितना दूध आएगा आपका, 1 गिलास या 1 लीटर या 5 लीटर या 100 लीटर, हम कह नहीं सकते हैं। चीनी, मद्रासी, बिहारी आज शब्द में कौन सा विशेषण है। तो याद रखिएगा इनमें जो विशेषण आपके होंगे वो होंगे स्थान बोधक। चीनी, मद्रासी, बिहारी ये स्थान को बोध करा रहे हैं, तो स्थान बोधक हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपस में झगड़ा मत करो, यहाँ पे जो क्रिया विशेषण प्रयोग हुई है वो है रीतवाचक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किवाड़ शब्द इनमें से क्या है। तो किवाड़ क्या है, तद्भव है, तत्सम है या देशज है। तो किवाड़ याद रखिएगा ये एक तद्भव है। किवाड़ का तत्सम क्या होगा, तो किवाड़ का जो तत्सम होता है वो याद रखिएगा कपाट होता है, ये भी आपको याद रखना है, किवाड़ का तत्सम कपाट होगा। जैसे कपूर आपसे कह दिया जाए कपूर, कपूर का तत्सम क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं इसलिए इनको याद रखिएगा। कपूर का होता है यहाँ पे कर्पूर। इसी प्रकार से करोड़ का आपसे पूछ लिया जाए, करोड़ का क्या होगा, तो करोड़ का तत्सम होता है कोटि, ये भी आपको याद रखना है। करोड़ का कपोटी और गेहूं का होता है गोधूम, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो श्रृंगार शब्द का तद्भव होता है श्रृंगार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना। तो उर्दू के जो उपसर्ग से नहीं बना है वो है यहाँ पे दुबला, यहाँ पे ये उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना। नेक्स्ट है दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो दासत्व में याद रखिएगा प्रत्यय पूछा गया है, अर्थात अंत में जो शब्द लगे जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्रत्यय यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको बताना है कि सूक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूक्त का याद रखिएगा संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे आपको याद रखना है, इसका संधि विच्छेद होता है सुधन उक्ति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 है
निरी का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो निरी का संधि विच्छेद होता है नि धन ई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची आप सभी को ज्ञात होगा कि अम्बुज। अम्बुज ये कमल का पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है किसी शब्द का अर्थ सूर, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है। तो कौन सा शब्द है जिनका अर्थ ये सभी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर। सूर का अर्थ सूर भी होता है, पंडित भी, अंधा भी और सूरवीर भी। नेक्स्ट है जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसे हम अविभाज्य कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला प्रश्न है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आप दीर्घ स्वर आपको यदि ज्ञात है तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रश्न में देखेंगे ऊ जो है ये यहाँ पे लघु स्वर है, ई भी लघु स्वर है, ऋषि भी लघु स्वर है, केवल एक बचता है जो कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ स्वर में ऊ आता है और ओष्ठ के अंतर्गत जो ओष्ठ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ में ऊ और ऊ ये दोनों आते हैं, किंतु यहाँ पे दीर्घ स्वर भी पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो याद रखिएगा भारत जो है ये संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो जिस प्रकार से भारत के साथ हम कह सकते हैं जापान, जैसे प्रयागराज, गंगा किसी के नाम हो गया, सुरेश, राम, ये सभी क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक के यहाँ उदाहरण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। तो यहाँ पे देखिएगा पुस्तक क्या है? रखी है। तो यहाँ पे कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। और याद रखिएगा सर्वनाम के यदि प्रकार पूछे तो प्रकार कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेद या प्रकार याद रखिएगा 6 और सर्वनाम के संख्या ये कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो 11। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन बाजार पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो देखिए मोहन क्या है? बाजार जो है पहुंच गया है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म भी दिया गया हो। तो बाजार जो है यहाँ पे कर्म हो गया और यहाँ पे पहुँचना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो ये एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अतियुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अतियुक्त में देखेंगे तो यहाँ पे अति क्या है? ये उपसर्ग है। तो अति यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा में कौन सा यहाँ पे समास होगा आपको यहाँ पे बताना है। सभी लोग बताइएगा तिरंगा में कौन सा यहाँ पे समास होगा। तो तिरंगा 3 रंगों का यहाँ पे समूह होता है तिरंगा में। तो इस प्रकार से और साथ में यहाँ पे 3 रंगों में यहाँ पे देखिएगा प्रथम पद क्या है? संख्यावाची भी है। तो यहाँ पे द्विगु समास का ये उदाहरण हो जाएगा। याद रखिएगा द्विगु समास क्या होते हैं? जिसका पूर्व पद या पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो और समस्त पद से एक समूह का बोध होता हो, वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे हम कह सकते हैं इसके और उदाहरण यदि ले लिए जाएँ तो हम कह सकते हैं त्रिभुवन, ये हो गया। त्रिभुवन के साथ पंचवटी, ये आपको याद रखना है। और दोगुना, ये भी आप एक क्या है? द्विगु समास के ये सभी उदाहरण हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? आचरण के शब्द का अर्थ नहीं है तो याद रखिएगा व्यवहार, ये आचरण शब्द का अर्थ है। आदत, चाल चलन, ये सभी क्या होते हैं? इसके अर्थ हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे आकांक्षा, आकांक्षा यहाँ पे आचरण का यहाँ पे शब्द या समानार्थी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे पहचानना है। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर होते हैं तो मोरों ये गलत है। मोर का पंख सुंदर होते हैं, मोर का, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोरों के, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ है। 10, 11 और 12 प्रश्नों को यहाँ पे आपको पैराग्राफ के अनुसार यहाँ पे उत्तर देने हैं।
पैराग्राफ है, ईसवी सदी के आरंभ तक जर्मनी के लोग गोत्र अथवा कुल समुदायों में रहते थे और गोत्र कबीलों में संयुक्त थे। जर्मन लोग मवेशी और कुक्कुट पालते थे, जानवरों का शिकार करते, मगर कृषि उनका मुख्य उद्यम था। वे पेड़ों को काटकर और जड़ों को उखाड़कर खेत बनाते थे। उस पर वे तब तक खेती करते थे जब तक मिट्टी अनवरत नहीं हो जाती थी। 2-3 साल बाद छोड़ दिया जाता था और जंगल को साफ करके नया खेत बना लिया जाता था। जमीन को अब सिर्फ कुदालों फावड़ों से ही नहीं कष्ट नहीं किया जाता था, उसे अक्सर हल्के हलों से जोतकर पटरों से बराबर किया जाता था। हलों को बैल खींचते थे। जर्मनों ने रोमनों को 2 खेत आवर्तन पद्धति से खेती करते देखा और उसे ग्रहण कर लिया। इस पद्धति में कृषि भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक खेत को काट कर किया जाता था और दूसरे को खाली रहने दिया जाता था। जोते गए और खाली खेतों की हर साल अदल बदल होती थी। 2 खेत आवर्तन पद्धति अर्थात दुखेतिया परिणाम स्वरूप कृषि में श्रम उत्पादकता में वृद्धि आई। अब यहाँ पे हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, जोती गई जमीन किसके बराबर की जाती थी? फावड़ों से, कुदालों से, लकड़ी के पटरों से, हलों से। जो यहाँ पे जोती हुई जमीन होती थी वो किससे बराबर की जाती थी? तो याद रखिएगा, जो लकड़ी के पटरे होते थे। अभी आपने वर्तमान समय में भी आप देखते होंगे, जब ट्रैक्टर से जुताई की जाती है तो ट्रैक्टर के हल के ऊपर एक पटरा इस प्रकार से रखा होता है, जिसको जोतते समय उसको डाल दिया जाता है, तो जो भी ज़मीन होती है अर्थात खेत होते हैं वो बराबर होते चले जाते हैं। तो ये जो होता है पटरा होता है, अर्थात लकड़ी के जो पटरे से यहाँ पे ज़मीन बराबर की जाती थी। नेक्स्ट है, जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था? तो जर्मनी के लोग थे, वहाँ का मुख्य उद्यम क्या था? तो याद रखिएगा, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। आपने पैराग्राफ में पढ़ा कि कृषि था। नेक्स्ट है, जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में कितने साल लगते थे? तो जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में 1 से 2 साल का समय लगता था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में मन क्या है? आपको बताना है कि मन क्या है। तो याद रखिएगा, पीपर पात सरिस मंडोला में जो मन है वो एक यहाँ पे उपमेय है, इसको आपको याद रखना है। और मन यहाँ पे उपमेय हो गए। सरिस, यहाँ पे ये जो सरिस है ये शब्द क्या हो गया? ये वाचक का यहाँ पे कार्य करेगा। और डोला जो है, ये जो डोला है ये साधारण धर्म का यहाँ पे काम करेगा। तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। यदि अलंकार भी इसमें पूछता है, पेपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो याद रखिएगा उपमा अलंकार है। जहाँ पे सम, सरिस ये सभी शब्द आ जाएं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था? तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन याद रखिएगा अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, कफन, कहानियों के लेखक कौन है? तो आपने देखा होगा कि आपने शतरंज के खिलाड़ी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है। और कफन तो आपने जरूर ही पढ़ा होगा। यदि परीक्षा और सवा सेर गेहूं ये आपने नहीं पढ़ा तो कफन ये जो है ये पुस्तक जरूर इसका नाम कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। तो आप इन चारों को याद रखिएगा, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं और कफन, ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की हैं। नेक्स्ट है, वागार्थ पत्रिका के प्रकाशन कौन है? अर्थात वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? याद रखिएगा, जो वागार्थ पत्रिका है ये भारतीय भाषा परिषद से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हेमतरंगिणी जो इनकी पुस्तक थी, इस रचना पर इनको यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो याद रखिएगा 1955 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो जो खड़ी बोली है वो याद रखिएगा सौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ पे निकली है।
ब्राचड़ के अंतर्गत याद रखिएगा, ब्राचड़ के अंतर्गत आपके यहाँ पे सिंधी आ जाती है, ये आपको याद रखना है। और अर्धमगधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी में बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवेदी आ जाती हैं। और यहाँ पे यदि मगधी के अंतर्गत देखा जाए तो मगधी के अंतर्गत आपकी बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया ये आती हैं। और सौर सैनी की बात की जाए तो सौर सैनी के अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भाषाएं, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, वो सभी सौर सैनी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अपने नोट्स इनको बहुत से पढ़े होंगे, उसको एक बार और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, तो वो होती है बघेली बोली, ये उदासीन आकार बहुला होती है। नेक्स्ट है टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक होती है KTM 2, जिसमें से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये होता है कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, यहाँ पे टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग। तो यहाँ पे पूछा गया था टावर्ग, टावर्ग देखिए किस में आएगा, KTM, M पे आया अतः कंठ, तालु, मूर्धा, तो ये किस में आ जाएगा, मूर्धन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि टावर्ग मूर्धन से होता है। कंठ में आता है कावर्ग, तालु में आ जाएगा चावर्ग और मूर्धन में आता है टावर्ग और दंत में आता है याद रखिएगा तावर्ग। ये आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो लेखक है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो याद रखिएगा लेखक संज्ञा का ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लेखक कोई भी हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, अर्थात जो समस्त जात का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो वो है भीड़। भीड़ क्या होती है, ये पुल्लिंग नहीं होता है। यहाँ पे समूह, झुंड और दल ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो एक वचन शब्द आपको यहाँ पे बताना है। तो नदी जो है, नदी याद रखिएगा वो एक वचन के अंतर्गत आ जाएगी। और इसी के साथ और जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं वो होते हैं जैसे सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, ये सभी क्या होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, लौ कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखिए का आ रहा है और का किस में होता है, तो आप इनको उच्चारित करके यदि देखेंगे तो ये किसको बताता है, संबंध कारक को। अपादान क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो याद रखिएगा धातु कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 है, तो मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये तीनों क्या होती हैं, विशेषण की तुलना के आधार पर अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टादश पुराण है, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है। अब अष्टादश यहाँ पे देखेंगे तो अष्टदश अर्थात यहाँ पे संख्या को बता रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाची यहाँ पे विशेषण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 है मेरा कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगा है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। अब यहाँ पे मेरा कुर्ता पैजामे में कितने 3.5 मीटर कपड़ा लगा है। अब 3.5 मीटर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पे परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे परिमाण को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। और कैसा परिणाम है, तो निश्चित परिणामवाचक यहाँ पे आ जाएगा। परिणामवाचक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित होता है जिसमें माप दी हो, जैसे 3.5 मीटर या 5 मीटर या 6 मीटर 10 मीटर। अनिश्चित होता है जिसमें परिमाण क्या है, निश्चित न हो, जैसे कह दिया जाए कई मीटर यहाँ पे कपड़ा लगा है, कुछ मीटर कपड़ा लगा है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित परिणाम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। आपको यहाँ पे बताना है बसंत के मौसम में कैसे फूल खिलते हैं, तो पीले फूल। विशेषता क्या है, पीले फूल की, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, पीले हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में याद रखिएगा रीतवाचक यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतवाचक क्या होते हैं? जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीत का बोध हो उन्हें रीतवाचक कहते हैं। जैसे गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है, यथासंभव दूसरी की मदद करो, ये सभी क्या है? रीतवाचक के यहाँ पे उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, और कुल टोटल हमने यहाँ पे 30 प्रश्नों को नहीं रखा है। आपको ज्ञात है कि यूपी टेट में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु हम 30 प्रश्नों को यहाँ पे नहीं रखकर अधिक प्रश्नों को रख रहे हैं, जिससे आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। जीभ, मुख, कान, दांत। तो यहाँ पे तत्सम क्या होते हैं? जो शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुख। मुख क्या है? यहाँ पे तत्सम है। यदि जीभ की बात की जाए तो जीभ का तत्सम होता है जीवा, कान का तत्सम होता है कर्ण, और दांत का तत्सम होता है दंत। और मुख का यदि तद्भव पूछा जाए तो मुख का तद्भव क्या होता है? मुंह। ये याद रखिए, ये तद्भव इसका होता है और ये तत्सम होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब यहाँ पे तद्भव आपको बताना है, तो तद्भव कौन सा नहीं है। तो एकादश क्या है? ये तद्भव नहीं है। गेंद, गेहूं, गोरा, ये सभी क्या है? तद्भव हैं। यदि इनके तत्सम की बात की जाए तो गेंद जो होती है, गेंद को क्या कहते हैं? गेंद को कहते हैं कंदुक, इसका तत्सम हो जाएगा कंदुक। और गोरा का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा आपका गौर, ये याद रखिएगा। और साथ में बचा गेहूं। गेहूं को आपको पता होगा, गेहूं का होता है गोधूम, ये इसका तत्सम हो जाता है। और एकादश क्या होता है? ये एक तत्सम होता है, और यहाँ पे तद्भव पूछा गया था, तद्भव नहीं है, तो एकादश राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो तद्भव होता है एकादश का, वो क्या होता है? 11। ये भी आपको याद रखना है। सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। नेक्स्ट है, रि स्थान की पूर्ति कीजिए। आप एक को यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे शब्द यहाँ पे आएंगे। डाट डाट और डाट डाट दोनों शब्दांश हैं, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, उन्हें कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो याद रखिएगा दोनों शब्दांश हैं। तो शब्दांश आपके उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं, जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी के पहले लगाए जाते हैं, किसी भी शब्द के जो पहले होते हैं उनमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। साथ में याद रखिएगा, यदि यहाँ पे संधि की बात की जाए तो संधि क्या होते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और समास की बात करें तो समास होते हैं जो कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों का अधिक अर्थ प्रकट करें, अर्थात यहाँ पे शब्दों को जोड़कर बनाते हैं, और संधि में हम वर्णों को जोड़ के बनाते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय ये आपके शब्दांश होते हैं। संज्ञा और विशेषण आपको पता ही है। संज्ञा क्या होते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या होते हैं? जो किसी वस्तु की विशेषता को बतलाते हैं। नेक्स्ट है, कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। तो कनिष्ठ में देखेंगे तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो कनिष्ठ में यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे ये जो है ये लास्ट में लगा हुआ है। तो किस में लगा हुआ है? तो केवल एक में लगा है, इसमें सी में। यहाँ पे देखेंगे टा है, जबकि लास्ट में यहाँ पे टा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो और यहाँ पे कन धन ईस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। याद रखिएगा प्रत्यय की आपको परिभाषा भी याद रखना है कि वे शब्दांश जो किस शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशिष्ट लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और इसमें यहाँ पे कनिष्ठ में याद रखिएगा इष्ट यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसके और उदाहरण यदि देखें इससे मिलते जुलते तो वो आपके हो जाएंगे घनिष्ठ, बलिष्ठ, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? इष्ट प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वधुत्सव में संधि विच्छेद कौन सा है। तो वधुत्सव में यदि आप देखेंगे तो वधु धन उत्सव, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। जगन्नाथ में कौन सी शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुई है। तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। यदि इसका हम जगन्नाथ का विच्छेद करें तो यहाँ पे इसका क्या संधि क्या होगी? यहाँ पे ये बनेगा, इसको हम कहेंगे जगत धन नाथ।
और जगत धन नाथ में यहाँ पे व्यंजन शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सांप का पर्यायवाची है। अहि, आभोग, गोकर्ण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है। कनक का आपको ज्ञात है कि सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। अब बच्चे दो ऑप्शन छल और खजूर, इनमें आपको चुनना है कि कौन सा यहाँ पे अर्थ नहीं है। तो याद रखिएगा कनक का अर्थ खजूर भी होता है किंतु छल नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कनक शब्द का अर्थ छल नहीं होता। नेक्स्ट है विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं। तो यहाँ पे विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो इसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो जो एक ही उम्र के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समवयस्क कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा तालब वर्ण नहीं है। आपको ज्ञात है कि तालब वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक रहती है KTM 2। यदि आप इसे याद रख सकते हैं तो सभी वर्णों को आसानी से याद कर लेंगे। के से हो गया कंठ, टी से तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ पे तालब पूछा गया था, तो कंठ में होते हैं सभी कावड़ और ताल में होते हैं यहाँ पे चावड़। तो चावर्ण के सभी हो गए, अतः चा, छा, जा, झा, इया। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं इसके साथ ई, ये आते हैं दोनों वर्ण। और साथ में याद रखिएगा इसके साथ या और सा भी आते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तालब वर्ण कौन सा नहीं है। तो देखिए सा आ गया आपका, इया भी आ गया और चा भी आ गया, किंतु ये सा जो होता है ये तालब वर्ण नहीं होता। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को याद रखिएगा संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। आपको यहाँ बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ पे हमेशा एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा, आकाश भी प्रयोग होगा, हस्ताक्षर भी प्रयोग, पानी भी प्रयोग होगा, किंतु हस्ताक्षर है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। याद रखिएगा ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे हस्ताक्षर हो गए, दर्शन हो गया और काफ़ी सारे शब्द हैं जैसे बाल, प्राण, समाचार, केस, आंसू, प्रजा। ये सभी क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है। तो याद रखिएगा काला यहाँ पे विशेषता किसी न किसी को बताता है, जैसे वह काला है। शांत विशेषता बताता है, आगामी विशेषता बताता है, किंतु तुम जो होता है ये सर्वनाम है, ये किसी प्रकार के विशेषण अतः किसी चीज़ की विशेषता नहीं बताता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ये घर मेरा है, इस वाक्य में ये किस प्रकार का विशेषण है। तो आपको ज्ञात है ये घर मेरा में ये जो विशेषण होता है ये एक सार्वनामिक विशेषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो विज्ञान में प्रारंभ में कौन सा शब्द यहाँ पे लग सकता है जो उपसर्ग कार्य करेगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा जो वी है यहाँ पे उपसर्ग रहेगा। वी धन ज्ञान, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो वी आपका यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जिसमें दोनों पद यहाँ पे प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यदि बात की जाए द्विगु समास की तो संख्यावाची यहाँ पे द्विगु समास होता है, अर्थात जिसका प्रथम पद यहाँ पे संख्यावाची उसे द्विगु समास कहेंगे। बहुब्रीहि में यहाँ पे न ही पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा, अर्थात तीसरा पद यहाँ पे एक अन्य पद प्रधान होता है जो कि तीसरा होता है, ये बहुब्रीहि समास हो गया। कर्मधारय में विशेषण और विशेष की यहाँ पे प्रधानता रहती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पीने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो पीने की इच्छा करने वाले को यहाँ पे पिपासु कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे है प्रेमी किसे कहते हैं, तो प्रेमी आपको ज्ञात है कि प्रेम करने वाले को यहाँ पे प्रेमी कहेंगे।
और धीरोदात्त किसे कहा जाता है? धीरोदात्त होता है भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। याद रखिएगा, भावनाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले को धीरोदात्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सियार का गुण स्वभाव डॉट डॉट और डॉट डॉट है। तो सियार का गुण स्वभाव कैसा होता है? तो सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूर्तता और चालाकी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पैराग्राफ आ गया है। पैराग्राफ है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं है, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 है कि उपरोक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, हमारी संस्कृति परंपरा, शिक्षित जन और समान जनता। तो इसका जो यहाँ पे शीर्षक होगा वो रहेगा हमारी शिक्षा का माध्यम और जो पाठ्यक्रम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा रहे हैं। यह आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पे एक दोहा पूछा गया है, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा, इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, सतसई के लेखक कौन है? तो सतसई के लेखक याद रखिएगा बिहारी लाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन याद रखिएगा ये मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कौन सा निबंध है? तो यहाँ पे याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित यहाँ पे निबंध है वो है कुटज। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? यहाँ पर किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था। नेक्स्ट है, हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने मिल चुके हैं? तो याद रखिएगा जनवरी 2025 तक जो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं वो यहाँ पे मिले हैं 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाए? इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में मिलता है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद यहाँ पे 343 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का यहाँ पे प्रयोग किया जाए। और वहीं पे अनुच्छेद 344 कहता है, ये भी आपको याद रखना है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति यहाँ पे बनेगी, ये 344 कहता है। और 350 यहाँ पे कहता है कि शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी, ये 350 है। और 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो याद रखिएगा पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो यहाँ पे अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यार अलावा आपको याद रखना है कि ये कैसे हैं, ये अंतःस्था वर्ग के व्यंजन आते हैं। अंतःस्था जो व्यंजन होते हैं वो या रा लावा होते हैं।
और ऊष्म व्यंजन आपको ज्ञात है कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ये होते हैं शा, सा और हा, ये आपको याद रखना है। और तालव्य व्यंजन आपसे यदि पूछा जाए कि तालव्य व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, तो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत याद रखिएगा ई और आपको यहाँ पे चा वर्ग ये आता है। और यहीं पर यदि आपसे ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ के अंतर्गत ऊ ये आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो शहर जो है ये संज्ञा का याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुर का स्त्रीलिंग याद रखिएगा विधवा होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा, एक का बहुवचन क्या होता है, तो एक का बहुवचन याद रखिएगा अनेक होता है। नेक्स्ट है वह पब्लिक के हाथों मारा गया कौन सा कारक है, तो वह पब्लिक के हाथों यहाँ पे मारा गया है, इसमें याद रखिएगा करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जागना मूल रूप से किस क्रिया का प्रथम प्रमाणार्थक रूप क्या होगा, तो जागना जो है ये याद रखिएगा जगाना का प्रथम प्रमाणार्थक रूप होगा इसका। नेक्स्ट है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पे प्राविशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए, तो कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में जो विशेषण है वहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे है, कुछ कैसा होता है संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो आज मुझे बहुत काम है ये प्रमाण विशेषण का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, याद रखिएगा जो योग्य शब्द है वो यहाँ पे गुण को दर्शा रहा है, अर्थात गुणवाचक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो वहाँ याद रखिएगा ये स्थान को दर्शा रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है नृत्य का तद्भव रूप कौन सा होगा, तो नृत्य का जो तद्भव रूप होता है वो याद रखिएगा नाच होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो विद्युत का तद्भव याद रखिएगा बिजली होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होते हैं किसी शब्दांश के जो प्रारंभ में लगते हैं, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परि। परिपूर्ण शब्द में परि उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, तो अभियोग में देखेंगे तो यहाँ पे अभि उपसर्ग लगा है, अपमान में अप यहाँ पे उपसर्ग है, और व्यायाम में यदि देखेंगे तो व्यायाम में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, व्यायाम में वी उपसर्ग, तो यहाँ पे कोई भी शब्द प्रत्यय से नहीं बना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो निष्फल का सही संधि विच्छेद होगा निधन फल। जब भी ये सा या कोई भी सा ऐसे बीच में लगा हो, ये सा हो, ये सा हो या फिर ये वाला सा हो, तो ये सभी विसर्ग के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 है इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है गेंद, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाल का अर्थ यहाँ पे ललाट, मस्तक और यहाँ पे कपाल होता है। नेक्स्ट है कौन सा अंक का अर्थ नहीं है, तो याद रखिएगा अंक का अर्थ यहाँ पे चंद्रमा नहीं होता, अंक का अर्थ चिन्ह, गोद और ये भाग्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो जो ममत्व से रहित हो उसको हम यहाँ पे कहते हैं निर्मम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं, आपको बताना है कि जो च वर्ग है इसमें महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होंगे। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो च वर्ग के अंतर्गत यहाँ पे 5 कुल टोटल वर्ण होते हैं, जिसमें से
चा, छा, जा, झा और यहाँ पे या, ये आपके आएंगे। तो यहाँ पे दूसरे और चौथे अर्थात यहाँ पे छा और झा, ये दोनों क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो यहाँ पे कितने वर्ण हो सकते हैं, तो कितने वर्ण हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही वर्ण होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुष्य। ये संपूर्ण जात को यहाँ पे बता रहा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मनुष्य हो गया, पुस्तक हो गया, पर्वत हो गए, वकील हो गए, ये सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, पानी शब्द एक वचन क्या होगा। तो जो पानी का एक वचन होगा वो याद रखिएगा, पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सदा एक वचन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम जो है ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु ये सभी क्या है, गुणबोधक अर्थात यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के जो प्रकार हैं वो गुण यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये गुणबोधक के प्रकार यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आच्छादन में याद रखिएगा यहाँ पे उपसर्ग आज लगा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है। तो कृत्रिम का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम का विलोम याद रखिएगा प्राकृतिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निर्मित का विलोम याद रखिएगा ध्वंसित होता है। स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होगा और असली का विलोम यहाँ पे नकली होगा। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जिसके पास कुछ न हो उसे याद रखिएगा अकिंचन कहा जाता है। साथ में निरामिष किसे कहते हैं, तो निरामिष जो मांस का सेवन नहीं करता अर्थात जो मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहेंगे। और वह जिसने कर्ज चुका दिया हो उसे उऋण कहेंगे अर्थात जिसने कर्ज चुका दिया होगा उसे हम उऋण कहते हैं। और कर्जदार किसे कहते हैं, वह जिसने यहाँ पे कर्ज लिया हो उसे हम कर्जदार कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाई या पद की शपथ दिलाई, पद पे शपथ दिलाई, पद से शपथ दिलाई। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पद की जो है वो शपथ दिलाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे आ गया है पैराग्राफ। सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। बातचीत करते समय हमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। बातचीत को सुगम एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रश्न नंबर 10 है, शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए। तो शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, तो यहाँ पे सोच समझ के बोलना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका जो शीर्षक होगा वो है शब्दों का चयन अर्थात शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए। एक टीचर के लिए बहुत ही शब्दों का जो चयन है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तो राइट शीर्षक इसका होगा शब्दों का चयन। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है। तो बातचीत में सिर्फ विचारों या भाषा या व्यक्तित्व का ही नहीं, विचारों एवं व्यक्तित्व का यहाँ पे आदान प्रदान होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर यहाँ पे सजाया जाएगा तो उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं और जब शब्दों के आधार पर सजाते हैं तो उसे हम शब्दा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतकालीन कवि है। तो आपको बताना है कौन सा रीतकालीन कवि है। तो राइट आंसर होगा भूषण। भूषण एक रीतकालीन यहाँ पे कवि थे। नेक्स्ट है,
रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो आप सभी को ज्ञात है कि रंगभूमि किसने लिखी थी? ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह के साहित्य रचना के लिए जाने जाते थे? तो याद रखिएगा ये व्यंग्य के लिए जाने जाते थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? तो याद रखिएगा साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है, किस कृत के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वे किस भाषा में रचित है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैथिली भाषा के लिए नागार्जुन को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा 1968 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, काव्य भाषा है या तकनीकी भाषा है? याद रखिएगा जो हिंदी है वो यहाँ पे राजभाषा के रूप में कार्य करती है। संविधान की 8वीं अनुसूची, याद रखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो याद रखिएगा मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये तीनों बोलियां राजस्थान की हैं, किंतु बुंदेली जो बोली है वो यहाँ पे राजस्थान की नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत, वत्स, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि दंत वर्ण, अब यहाँ पे देखेंगे दंत में कौन कौन से पहले आते हैं, तो आपने को ये ट्रिक याद होगी कि ATM 2, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंत इसमें आएगा, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, यहाँ पे टा वर्ग, ता वर्ग। ता वर्ग आपका ये रहेगा, ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना ये आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ बचे आपके 2 B और C। यहाँ पे दंत हो गए। अब यहाँ पे महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं दूसरे और चौथे। तो यहाँ पे ता, था, दा, दा, धा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो था होता है ये दूसरे में आता है और धा चौथे में आता है। तो महाप्राण से हमने अब यहाँ पे महाप्राण से हमने दंत और महाप्राण देख लिए कि ये दोनों होंगे। अब बचा क्या? घोष। घोष से अब हमको पता लगाना है कौन सा होगा। तो घोष कौन से होते हैं? आपके तीसरे, चौथे और 5वें जो वर्ण होते हैं ये घोष के अंतर्गत आते हैं। तो धा आपका चौथा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो वीर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो याद रखिएगा वीरता एंड वीरत्व, ये दोनों होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और डी दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल का स्त्रीलिंग आपको बताना है। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कमल का स्त्रीलिंग याद रखिएगा कमलनी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके समान है। तो दोनों वचनों में कौन सा समान रहेगा? तो वो है सरसों। सरसों याद रखिएगा ये दोनों ही वचनों में यहाँ पे समान रहता है। कथा का बहुवचन याद रखिएगा कथाएं होगा। लता का लताएं होता है और कुटी का याद रखिएगा कुटिया होता है। ये इनके बहुवचन होंगे, किंतु सरसों दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो संबंध कारक का चिन्ह याद रखिएगा की होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध काकी के यहाँ पे ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को याद रखिएगा क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे क्या बता रहा है? इनकी यहाँ पे विशेषणों की विशेषता बता रहा है। तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है?
तो कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर आ गया, निश्चित संख्यावाची है। 50 ग्राम निश्चित है। यहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम, यहाँ पे 1 किलो है, ये भी निश्चित है, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, तो सैकड़ों में कितने आ गए, यहाँ पे 100 लोग मारे गए, 200, 150 या 500 कितने आ गए हम नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण यहाँ पे थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, निम्न वाक्यों में विशेषण शब्द संबंधी वाक्य चुनिए। तो रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। इनमें से विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है? तो याद रखिएगा सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो याद रखिएगा परसों जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्ता शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? मुक्ता का तद्भव याद रखिएगा मोती होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सौभाग्य शब्द का तद्भव क्या होगा? तो सौभाग्य का तद्भव याद रखिएगा यहाँ पे सुहाग होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? आपको बताना है कौन सा उपसर्ग यहाँ पे अरबी फारसी का है, वो है बे। बे जो होता है ये अरबी फारसी का उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है, नैतिक शब्द का प्रत्यय है, तो नैतिक में देखेंगे एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो इसका जो संधि रूप होगा वो होगा प्रत्याघात, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो है संक्षेप, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसन्न का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा यहाँ पे नजदीक होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? तो भाव का जो अर्थ नहीं है वो है याद रखिएगा चमक, ये नहीं होता, भाव का अर्थ यहाँ पे विचार, श्रद्धा और डर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका अनुभव किया गया हो एक शब्द क्या होगा? तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम अनुभूत कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।